दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई लहंगे की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में लक्ष्मी अपनी बेटी रोशनी के साथ रहती थी। रोशनी के पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था। अब रोशनी और घर की सारी जिम्मेदारियाँ लक्ष्मी के ऊपर आ गई थी। लक्ष्मी दिन रात मेहनत करती और उसे पढ़ाती लिखाती है। वो अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देना चाहती थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। आप कितनी अच्छी हो माँ, मेरे लिए कितनी मेहनत करती हो और मेरा कितना ख्याल रखती हो। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। हाँ मेरी बच्ची, तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके इसलिए मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा, तुम भी कितनी अच्छी हो, तुम भी मेरी कितनी मदद करती हो और मेरी हर बात मानती हो। इसी तरह लक्ष्मी और रोशनी का जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन लक्ष्मी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। तभी लक्ष्मी अपने पास रोशनी को बुलाती है और उससे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जी पाऊंगी। मुझे हार्ट अटैक नाम की बीमारी थी जो कि मैंने तुझसे छुपाई ताकि इससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मेरा समय आ गया है, मुझे अब जाना होगा। तू यहाँ अकेली रह जाएगी, इसलिए मैं तुझे तेरे चाचा के घर का पता बताती हूँ। तुम आज उनके पास चली जाना। वो तुम्हें बचपन में एक बार देख चुके हैं। वो तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे, मेरी बच्ची। इतना कहकर लक्ष्मी ईश्वर को प्राप्त हो जाती है, जिसे देखकर रोशनी बहुत ज्यादा रोती है। माँ, आप मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, आंखें खोलो माँ, उठो ना माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ, आंखें खोलो ना माँ। ऐसा कहकर रोशनी बहुत ज्यादा रोती है और कुछ समय बाद रोशनी अपनी माँ के बताए हुए पते पर अपने चाचा के घर चली जाती है और वहाँ जाकर अपने चाचा नीरज से बोलती है, चाचा जी, मैं किशोर लाल की बेटी हूँ। मेरे पिताजी तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। माँ कह रही थी आप मुझे अपने पास रख लेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं मेरी बच्ची, तू भी मेरी बच्ची मोना की तरह ही है। मैं तुझे भी अपनी बेटी के जैसा ही प्यार दूंगा। लक्ष्मी भाभी के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। नीता, मोना, देखो मेरे भाई की बेटी आई है और अब से ये यहीं रहेगी। नीरज की आवाज सुनकर नीता और मोना पड़ोस से बाहर आती हैं और रोशनी को देखकर दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। तभी नीता गुस्से में बोलती है, हाँ, ये मेरा घर थोड़ी ना है, धर्मशाला है जो जब देखो अपनी मर्जी से किसी को भी उठा कर लेकर आओ। जैसे कि पैसे की कोई कमी तो है ही नहीं। पेड़ लगा हुआ है ना इस घर में, तो मैं इसको अपने घर में नहीं रखूंगी। नीता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इसका इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है और भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरा ये आखिरी फैसला है, रोशनी अब हमारे घर में ही रहेगी। ऐसा कहकर नीरज वहाँ से अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। नीता रोशनी को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसको अपने पति की वजह से उसे रखना ही पड़ता है और वो उसको पहले ही दिन से घर के कामों में लगा देती है और वो उससे घर का सारा काम करवाती और उसको पिटाई भी करती थी ताकि रोशनी खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन रोशनी नीता का सारा अत्याचार सहती है और कुछ भी नहीं बोलती।
चाची जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया, रसोई घर से लेकर सफाई तक। अब रात हो गई है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। क्या मैं खाना खा लूं? नहीं, तू यहाँ से कुछ नहीं खाएगी। तू इस घर की नौकरानी है, तो तेरे लिए अलग खाना है, समझी? नीता रोशनी को बचा हुआ बासी खाना खाने के लिए देती है। रोशनी को भूख की वजह से वो खाना खाना ही पड़ता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बेचारी रोशनी दिन रात नौकरानी की तरह काम करती और उसे खाने के लिए बासी खाना खाने को मिलता। एक दिन रोशनी मोना के रूम की सफाई कर रही होती है कि तभी रोशनी की नजर एक बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है, जिसे देखकर रोशनी बहुत खुश हो जाती है। रोशनी को लहंगा पहनने का बहुत मन होता है। उसने पहली बार इतना सुंदर लहंगा देखा होता है, जिसे देख उससे रहा नहीं जाता और वो लहंगा पहन लेती है। तभी वहाँ पर मोना आ जाती है और रोशनी को लहंगा पहने हुए देख लेती है। रोशनी नौकरानी, तूने मेरा इतना ब्रांडेड लहंगा क्यों पहना? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अभी माँ को बुलाती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा लहंगा पहनने की? माँ, माँ, आप कहाँ है माँ? आप जल्दी आइए। इसे देखिए, इसने मेरा ब्रांडेड लहंगा पहन लिया, जो कि मैं मीनू बुआ की शादी में पहनने के लिए लाई थी। इससे मैंने एक बार भी नहीं पहना था। क्या हुआ बेटा, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? नीता के आने के बाद मोना नीता को ये सब बता देती है कि कैसे रोशनी ने उसका ब्रांडेड लहंगा पहन लिया, जिसे सुनकर नीता गुस्से से बोलती है, क्यों मनहूस लड़की, तूने कभी सपने में भी ऐसा लहंगा देखा है जो मेरी बेटी का लहंगा पहन लिया तूने? मेरी बेटी का ये लहंगा बहुत महंगा था। इसकी सजा तो मैं तुझे जरूर दूंगी। रुक तूने मेरी बेटी का ब्रांडेड लहंगा पहना है। अब तेरी यही सजा है कि तू इस घर से निकल जा, मनहूस कहीं की। और इस तरह से नीता रोशनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। रोशनी का इस दुनिया में एक ही सहारा था और अब वो भी नहीं रहा। रोशनी रोते रोते वहाँ से चलने लगती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। तभी रोशनी को एक नदी नजर आती है। रोशनी को बहुत तेज प्यास लग रही होती है और रोशनी नदी के पास जाती है और जैसे ही वो नदी में हाथ डालती है, उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आ जाता है और वो जैसे ही उस लहंगे को उठाती है, वहाँ बहुत सारे लहंगे प्रकट होने लगते हैं। ये देखकर रोशनी चौंक जाती है और बोलती है, अरे मैं ये क्या देख रही हूँ? इस नदी के अंदर इतने सुंदर सुंदर लहंगे कैसे हो सकते हैं? रोशनी ऐसा कह रही होती है कि तभी रोशनी को नदी से एक आवाज आती है, रोशनी, मैं जादुई लहंगों की नदी हूँ और ये नदी हर किसी को जादुई नहीं दिखती। जो लोग साफ मन के होते हैं, जादुई लहंगों की नदी सिर्फ उनको ही दिखाई देती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर रोशनी, तुम इस जादुई लहंगों की नदी से बहुत सारे लहंगे ले जाना और उन्हें बाजार में बेच देना। इस तरह से तुम एक सुखी जीवन जी पाओगी। रोशनी लहंगों की नदी से बहुत सारे लहंगे ले जाकर उन्हें बाजार में बेचती है। लहंगे दिखने में बहुत ही चमकदार दिखते हैं, इसलिए उसके सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और रोशनी ऐसे ही करते करते बहुत ही अमीर हो जाती है। और इस बात की खबर जब नीता को लगती है कि रोशनी अमीर हो गई है, तो वो ये पता लगाने के लिए कि वो अमीर कैसे हो गई, वो रोशनी के घर जाती है। घर में रोशनी अपनी माँ के फोटो के आगे खड़ी होकर उनसे बोल रही होती है, माँ, आपको पता है कि जंगल में मुझे एक जादुई लहंगों की नदी मिली थी,
जिसकी वजह से मैं इतनी अमीर हो गई। अब मैं गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती हूँ ताकि उन्हें 2 वक्त का खाना मिलता रहे। मैं अच्छा काम कर रही हूँ ना माँ? आप देख रही हो ना मुझे ऊपर से? नीता चुपके से रोशनी की ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि जंगल में जादुई लहंगों की नदी है। नीता और मोना उस जादुई लहंगों की नदी को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उन्हें वो नदी कहीं नहीं मिलती। तभी नीता और मोना को जंगल में एक जहरीला सांप काट लेता है, जिससे कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और उन्हें उनके कर्मों का फल मिल जाता है। और इधर रोशनी अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक गांव में कृति और श्रुति नाम की 2 बहनें रहती थीं। बचपन में ही उन दोनों की माँ गुजर गई थी और उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उन दोनों की दूसरी माँ का नाम सुरीली था। पर शादी के कुछ दिनों बाद ही कृति और श्रुति के पिता की भी मौत हो जाती है और वो दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। सुरीली उन दोनों बहनों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी और घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन की बात है, कृति खाना बना रही होती है, तभी वो अचानक जल जाती है और जलने की वजह से वो जोर जोर से रोने लगती है। कृति को रोता हुआ देखकर श्रुति कृति के पास भागकर आती है और कृति से कहती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हो? मैं खाना बना रही थी तो जल गई और अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसी वजह से मैं रो रही हूँ। आप रो मत दीदी, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर श्रुति भागकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और सुरीली से कहती है, माँ कृति दीदी जल गई है, आप उसे चलकर देख लीजिए ना। तो मैं क्या करूँ, वो तेरी बहन है, तू देख जाकर उसे। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है, मेरे पास क्यों आई है? तेरे बाप से शादी करके मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब जा यहाँ से। अपनी सौतेली माँ की बातों को सुनकर श्रुति वहाँ से चली जाती है और कृति से आकर कहती है, आप चिंता मत करो दीदी, मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। और ये कहकर श्रुति घर से बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद जब श्रुति लौटकर घर आती है तो उसके हाथ में एक दवाई होती है और श्रुति दवा लाकर कृति को दे देती है। कृति उस दवाई को अपने जले हुए हिस्से पर लगा लेती है और फिर श्रुति से कहती है, तुम ये दवाई कहाँ से लेकर आई हो? क्योंकि हमारे पास तो रुपए होते ही नहीं हैं। मैं ये दवा अपने पैसे से लेकर आई हूँ दीदी, क्योंकि हमारी सौतेली माँ तो हमारे ऊपर 1 भी रुपया खर्च नहीं करती, उल्टा दिन भर हमें कोसती रहती है। ये मेरी पॉकेट मनी थी जो मैंने काम करके इकट्ठा की थी और उसी से आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। तुम अपने पैसे से क्यों मेरे लिए दवा लेकर आई? वैसे भी तुम्हारे पास भी तो पैसे नहीं हैं और हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और पिताजी इन्हें हमारे लिए छोड़ गए, जो आज हम पर बहुत ही अत्याचार करती हैं, हमसे पूरे घर का काम करवाती हैं और फिर हमें सिर्फ 1 वक्त का खाना खाने के लिए देती हैं। आप चिंता मत करो दीदी, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं आपको यहाँ से दूर लेकर चलूंगी, फिर हम लोग आराम से रहेंगे। मुझे बस थोड़ी बड़ी हो जाने दो दीदी। इसके बाद श्रुति कृति को आराम करने के लिए कह देती है और खुद काम करने लगती है। तभी वहाँ पर उनकी सौतेली माँ सुरीली आ जाती है और उन दोनों से कहती है, अभी तक तुम दोनों खाना नहीं बना पाई हो? कितना समय हो गया है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। बस थोड़ी देर और माँ, अभी मैं खाना बनाने जा ही रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना, कृति दीदी जल गई हैं।
और इसीलिए थोड़ी देर हो गई। तुम लोगों का रोज का यही ड्रामा रहता है। कभी तुझे कुछ हो जाता है तो कभी तेरी दीदी को। मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुझे भूख लगी है और मुझे थोड़ी ही देर में खाना चाहिए, वरना तुम दोनों सोच लेना मैं तुम दोनों के साथ क्या करूँगी। सुरीली ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद कृति श्रुति से कहती है, श्रुति, आज अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हम भी आम बच्चों की तरह ही रहते। पता है, मुझे भी मम्मी पापा की बहुत याद आती है। हम कर भी क्या सकते हैं दीदी, उन्हें तो पहले ही भगवान ने हमसे छीन लिया है। अगर वो हमें भी अपने पास बुला लेते तो कितना अच्छा होता। चलो अब माँ को खाना दे आते हैं, वरना वो फिर से आ जाएंगी। इसके बाद श्रुति सुरीली को खाना देने के लिए चली जाती है। खाना देने के बाद श्रुति और कृति भी खाना खाने लगती हैं। खाना खाने के बाद श्रुति कृति से कहती है, अब आप आराम कर लो दीदी, क्योंकि आपका जख्म भी ताज़ा है और आपको आराम करना चाहिए। इसके बाद कृति आराम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। समय के साथ सुरीली का व्यवहार बदलता ही नहीं है, उल्टा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो उन दोनों से उतनी ही नफरत करती थी जितनी कि वो पहले किया करती थी। एक दिन की बात है, सुरीली किसी बात पर कृति को पीट रही होती है। तभी श्रुति अपनी दीदी कृति को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और सुरीली से कहती है, आप क्यों मेरी दीदी को मार रही हो? ये घर का पूरा काम करती है, फिर भी आप मेरी दीदी को मारती रहती हो। ये सुनकर सुरीली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुरीली श्रुति से कहती है, आजा, तुझे भी पीट देती हूँ। अगर तुझे अपनी दीदी की इतनी ही चिंता है तो तू ही पूरे घर का काम क्यों नहीं कर देती? करती तो हूँ, घर का पूरा काम करती हूँ, फिर भी आपको तो पीटने का कोई न कोई बहाना ही चाहिए रहता है। ये सुनकर सुरीली श्रुति को भी पीटने लगती है और पीटने के बाद सुरीली वहाँ से चली जाती है। सुरीली के जाने के बाद श्रुति अपनी बहन कृति को चुप कराती है और खुद भी घर से बाहर निकल जाती है। घर के बाहर आने पर श्रुति खुद भी जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि श्रुति को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे, क्योंकि कृति उसकी बड़ी बहन थी और वो अपनी बहन पर सौतेली माँ को अत्याचार करते हुए नहीं देख सकती थी। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसका नाम पंकज था। वो श्रुति को रोता हुआ देखकर उसके पास आता है और श्रुति से कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना रो क्यों रही हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? श्रुति पंकज को रोते हुए बताती है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और अब उसके घर पर एक सौतेली माँ है जो उस पर और उसकी बड़ी बहन पर बहुत अत्याचार करती है। ये सब सुनकर पंकज को काफी ज्यादा दुख होता है और वो श्रुति से कहता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलवाओ जरा, मैं उन्हें समझा दूंगा। आप उनसे मत मिलिए, अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। बेटी, तुम घबराओ मत, बस मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। इसके बाद श्रुति पंकज को अपनी माँ सुरीली के पास ले जाती है। सुरीली के पास पहुँचने पर पंकज सुरीली से कहता है, आप अपनी दोनों बेटियों पर इतना अत्याचार क्यों करती हो? पंकज को देखकर सुरीली हैरान हो जाती है और पंकज से कहती है, आप कौन हैं और मुझे क्यों समझा रहे हैं? ये मेरा और मेरी बेटियों का मामला है। मुझे पता है वो आपकी बेटियां हैं। अगर आप इतना अत्याचार करेंगी तो ये एक दिन घर छोड़कर भाग जाएंगी, फिर आप क्या करेंगी? वो कहीं भी नहीं जाएंगी, मुझे सब पता है। वो कहीं जा भी नहीं सकती और अगर जाती है तो चली जाए।
अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर मैं इन बच्चियों को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तुम रहना इस घर में अकेली। ये कहकर पंकज उन दोनों बहनों को अपने साथ ले जाता है और अब कृति और श्रुति बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि पंकज उन्हें बहुत प्यार करता था। अब सुरीली अपने घर में अकेली रहती थी, जिस वजह से उसे घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता था और अकेले में उसे बहुत डर भी लगता था।